हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगस्ता जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आर के दुबे आपको पॉलिटी का सेगमेंट लेकर के आया हूं। सबसे पहले बीपीएससी मेन का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आंसर राइटिंग स्किल पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आंसर तो सब लिखते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में उन पहलुओं पर ध्यान देना है कि क्या लिखे जिससे कि नंबर जो हो वो बेस्ट हो। एक एक व्यक्ति जानते हैं, एक एक स्टूडेंट यहाँ पर जानते हैं कि कोई भी आंसर होता है उसके 3 पार्ट लिखे जाते हैं। पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया मेन बॉडी और तीसरा हो गया कंक्लूजन। ये तीनों पार्ट को तो सब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष ऐसा आता है कि हम लोग लिखने के बाद भी नंबर क्या मिलता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है कि कॉलेजियम क्या है, यह आलोचना का केंद्र क्यों है, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर 8 नंबर का होता है। आप जानते होंगे कि यदि कॉलेजियम की बात की जाए तो कम से कम सभी बच्चे 400-500 शब्द में आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आयोग जैसे ही नंबर को बनाया है कि 8 नंबर में देना है, 7 नंबर में देना है, तो इसका वर्ड लिमिटेशन घट करके आपको 100 से 125 शब्द के बीच में चला जाता है। तो हमको ध्यान देना है कि इतने बड़े टॉपिक को, कॉलेजियम एक छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने बड़े टॉपिक को हम किस तरह से नियंत्रित करें, किस तरह से समायोजन करें, किस तरह से समरी दें ताकि हमको 100 शब्दों में आंसर हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात इसीलिए ऐसा आयोग करता है कि आप कहीं मूल तथ्य को छोड़कर भटक तो नहीं रहे। तो मेरे पास एक चुनौती है, चैलेंज है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखना उतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि आप कहीं भी मेन बॉडी में कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन यहां पर इसलिए चुनौती ये बन जाता है कि हमारे पास शब्द कम है, अब बातों को, सभी बातों को लिखना है, पूरे आंसर इस कम शब्दों में आ जाना चाहिए। इस बातों को ध्यान में जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो 7-8 नंबर का होता है, तो मान के चलिए कि आपका जो परिचय हो गया, तो परिचय में आपको 1.5 नंबर से 2 नंबर तक रहते हैं, मिनिमम 1.5 नंबर तक दे देता है। और जो निष्कर्ष होते हैं उसमें भी 1.5 नंबर होते हैं, तो 1.5 3 नंबर और 4 नंबर जो होता है मुख्य भाग में होता है। 7 नंबर का हुआ तो 8 नंबर का हुआ तो वही 4 के जगह पर 5 कर दिया। तो यही होते हैं। तो मेरे पास जो इंट्रो है ये कितना जबरदस्त इंट्रो हो ताकि उससे हम सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन खुले तो आपको जो एग्जामिनी है वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम आइए समझते हैं। क्वेश्चन है कि कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम तो आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति के जो एक प्रोविजन है, प्रावधान है, नियुक्ति के अलावा स्थानांतरण का, ट्रांसफर का जो प्रोविजन है, इसी को कॉलेजियम कहते हैं। कॉलेजियम के माध्यम से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा यह कहता है कि यह आलोचना के केंद्र में क्यों है। अब आलोचना के केंद्र के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि पॉइंट वाइज मेन बॉडी में लिखना पड़ेगा और आज के डेट में कॉलेजियम में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इन बातों पर अपना मंतव्य व्यक्त करना पड़ेगा। वो आपका मंतव्य हो जिससे कि न जुडिशियरी को धक्का लगे और न इससे संसद को धक्का लगे। दोनों के बैलेंस करके निष्कर्ष दिया जाता है, तब जाकर के नंबर सही मिलते हैं। अब ये बैलेंस करना तो स्वविवेक का काम है। तो चलिए इस बात को हम सबसे पहले देखते हैं। तो आप देखिएगा कि कॉलेजियम क्या है। तो इसके परिचय पर, यदि कॉलेजियम के परिचय पर बात करेंगे तो निसंकोच कह सकते हैं कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, कॉलेजियम कॉलेजियम जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया है, की प्रणाली है।
प्रक्रिया या प्रणाली जो भी कह सकते हैं। तो ये मेरा पहला लाइन क्लियर हो गया कि आखिर कॉलेजियम क्या है। तो कॉलेजियम जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से। अब यहां पर एक बात को ध्यान में रखना है कि हमको 15 से 20 वर्ड में इसको इंट्रो को क्लियर भी करना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, इसका डेवलप कहां से हुआ है? न कि, अब यहां पर मैंने लिखा कि न की मतलब किससे? संसद के किसी अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के माध्यम से। संसद के किसी अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को संवैधानिक प्रावधान कह सकते हैं, अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान से। संवैधानिक प्रावधान से। तो कुल मिलाकर के यहां पर कह सकते हैं कि देखिए परिचय में आपको कितना कम शब्दों में लिखना पड़ेगा, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पर लिखे हैं कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रणाली है। कॉलेजियम क्या है जी? तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश कौन होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके ट्रांसफर की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। यहां पर कॉलेजियम में देखिएगा टोटल पावर किसके पास होता है? जजों के पास होता है। तो इसमें चाहे हाई कोर्ट का कॉलेजियम बने या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बने, आगे चल के मेन बॉडी में मैं पढ़ाऊंगा कि हाई कोर्ट का कॉलेजियम बने या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बने, दोनों में सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मेंबर फिक्स है। तो उसके माध्यम से विकसित हुई है, न कि यह संसद के किसी संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से इसका विकास हुआ है। देखिए कि यहां पर कॉलेजियम के सीधे शब्द का टोटल आंसर आ गया कम शब्दों में। अब इसके मेन बॉडी पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन बॉडी पर चलते हैं। तो अब इस पेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मुख्य भाग पर आते हैं। मुख्य भाग पर आते हैं तो मुख्य भाग में आपको एक बात को ध्यान में रखना है। मुख्य भाग में एक बात को ध्यान रखना है कि कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख कौन होता है या कॉलेजियम बनता कैसे है। तो यहां पर टू टाइप ऑफ कॉलेजियम का कम शब्दों में भी चर्चा करेंगे। तो दो तरह के कॉलेजियम का चर्चा करेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग कॉलेजियम, एक हाई कोर्ट के लिए अलग कॉलेजियम, तब जाके आलोचना के कारण बताएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख। अब कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख में आपको 2 पॉइंट में कम से कम चर्चा कर सकते हैं। 2 पॉइंट में चर्चा कर सकते हैं, एक आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक आपको सर्वोच्च न्यायालय के सेंस में, एक हो गया उच्च न्यायालय के सेंस में। एक आपको सुप्रीम कोर्ट के सेंस में और एक आपको हाई कोर्ट के सेंस में यहां पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो सिंपल बात जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के यदि बात करते हैं, कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके अलावे 4 और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 4 और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। चार और वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये 5 लोगों की मंडली मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलेजियम तैयार होता है।
इस चीज को हमको मेंशन करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के यदि बात करते हैं जजों के लिए, तो इसके कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, एक सीजेआई और 4 अन्य जज। यही अगर चेंज करेंगे, यहां पर 2 बात क्यों लिखे, अगर हाई कोर्ट के विषय में यदि चर्चा करेंगे तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व जो करते हैं मुख्य न्यायाधीश, कौन करते हैं जी, तो एगो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनके अलावा जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम तैयार हो रहा है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, वहां के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उस हाई कोर्ट के, जिस राज्य का हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इस बात को ना जो मैं बोला हूं इसको लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर पूरे के पूरे बात को लिख नहीं रहा हूं, बस केवल बता रहा हूं कि कॉलेजियम का प्रमुख कौन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सेंस में कॉलेजियम का मैंने प्रमुख की चर्चा की, और हाई कोर्ट के सेंस में मैंने कॉलेजियम के प्रमुख की चर्चा की। अब इसके बाद यदि बात करते हैं तो वर्तमान में आलोचना का कारण क्या है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन को अगर बैक जाते हैं तो क्वेश्चन कहते हैं कि यह आलोचना के केंद्र क्यों है। तो वर्तमान में इस पर आलोचना हो रही है, वर्तमान परिवेश से जुड़ेंगे तभी आंसर सही होगा, बिना वर्तमान परिवेश के जोड़े हुए आंसर सही नहीं होगा। तो यहां पर एक टॉपिक देंगे कि वर्तमान में आलोचना का केंद्र या आलोचना का कारण। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन के साइड देखते हैं कि वर्तमान में आलोचना के कारण। अगर वर्तमान में आलोचना के कारण की चर्चा करते हैं, वर्तमान में आलोचना के कारण की चर्चा करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट को देंगे कि क्यों आखिर आलोचना किया जा रहा है। आखिर मान लीजिए कि कुछ कमी होगी या कुछ कमी लोगों को दिखाई दे रही होगी तो ही इसकी आलोचना हो रही होगी। तो सबसे पहला है इसकी आलोचना कारण कार्यपालिका का बहिष्कार। पहला पॉइंट क्या दीजिएगा जी, कार्यपालिका का बहिष्कार। इसके आलोचना के, वर्तमान में आलोचना के जो कारण है, इसमें पहला कारण है कार्यपालिका का बहिष्कार। तो कार्यपालिका के बहिष्कार में आप इस बात को कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में कुछ न्यायाधीश जो होते हैं, कुछ न्यायाधीश यानी जो कुछ न्यायाधीश बोले तो कॉलेजियम में जो शामिल है, यानी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 5 गो, हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 3 गो। कुछ न्यायाधीश, जितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है बड़ी गोपनीय ढंग से करते हैं। एक कॉलेजियम के सबसे बड़ा कार्यपालिका का इसमें क्या होता है, बहिष्कार होता है। इसमें क्या करते हैं कि कुछ न्यायाधीश मिलकर के बहुत गोपनीय तरीके से, बाहर में नहीं जाता है कि किनको ये जज के रूप में चुनते हैं। उसके बाद से जब नहीं इस तरह से होता है तो ये क्या होता है कि दूसरा इसका पॉइंट, इसी पर पॉइंट बन जाता है कि पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना। दूसरा पॉइंट यहां पर हो जाता है कि पक्षपात की संभावना हो जाती है। पक्षपात 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 कह सकते हैं, इसके अलावा कह सकते हैं और भाई भतीजावाद जो हमेशा उठता है, एक सामान्य वर्ड है, कॉमन वर्ड है, और भाई भतीजावाद ये यूनिवर्सल वर्ड है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई गड़बड़ वर्ड लिख दिया है। भाई भतीजावाद वाद की संभावना। यहां पर दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कार्यपालिका जब इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो यहां पर क्या होता है, पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना। इसमें उम्मीदवार का कोई परीक्षण के लिए विशेष मानदंड नहीं रखा जाता है। इसमें एक्सप्लेनेशन कीजिएगा इसका, तो लिखिएगा कि इसमें उम्मीदवार के या जजों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष मानदंड का प्रयोग, मापदंड का प्रयोग, मानदंड का प्रयोग नहीं किया जाता है ताकि मान लीजिए कि एग्जाम पास किए हैं तो आप बनिएगा, ऐसा कोई मानदंड नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि अनुभव के आधार पर ये लोग अपने स्वविवेक के आधार पर, अनुभव के आधार पर रखते हैं। तो सिंपल बात है कि ये हमेशा पक्षपात का आरोप बना रहता है। और एक है कि नियंत्रण एवं संतुलन के विरुद्ध। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा आलोचना कारण,
नियंत्रण एवं संतुलन के विरुद्ध। यदि इस पॉइंट को देखते हैं कि नियंत्रण एवं संतुलन के विरुद्ध, इसका मतलब क्या होता है कि आलोचना का कारण क्यों है, तो इस व्यवस्था में कार्यपालिका जैसा कोई बाह्य नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से कार्यपालिका है, कोई बाहरी नियंत्रण इस पर कंट्रोल नहीं करता है, न कोई जांच की गुंजाइश होती है। यहां पर देखिएगा कि कोर्ट के मामलों में बहुत ना के बराबर कोई जांच होती है। बहुत बड़ा आरोप है, जो आरोप एकदम सीधे सामने आ गया, उसी पर संभवतः कहीं जांच हो जाए तो हो जाए, इसमें जांच की संभावना नहीं होती है। अतः यहां पर क्या होता है कि दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। कॉलेजियम में दुरुपयोग का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है। तो जब बाहरी नियंत्रण होगा नहीं तो कौन बोलेगा कि जांच कराइए। तो जब जांच का गुंजाइश नहीं बनेगा तो इसके दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। तो यहां पर मैंने इस चीजों को क्लियर कर दिया, इस क्वेश्चन के साथ इस चीजों को क्लियर कर दिया कि आलोचना के केंद्र में क्यों है। तो आलोचना के केंद्र के मैंने कारण बता दिए कि आलोचना के केंद्र में इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका का बहिष्कार हो रहा है, पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना है, और बाहरी नियंत्रण एवं संतुलन के विरुद्ध है। अब चलते हैं, चूंकि हमको 125 वर्ड से ज्यादा लेना नहीं है, तो इसलिए अब इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। तो इसके निष्कर्ष को देखते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष, अगर इसके निष्कर्ष की चर्चा की जाए तो कुल मिला के कॉलेजियम के निष्कर्ष पर है कि रिक्तियों को भरना कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सतत सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आखिर कॉलेजियम का मुख्य काम क्या है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो रिक्त स्थान है उसको भरे। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि 2 दिन में भरिए कि 4 दिन में भरिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 10-10 महीना, साल भर, 2-2 साल सीट खाली रह जाते हैं। जो उनका सीट है, अभी 34 सीट है, वो कभी कभी खाली रह जाते हैं, 2 सीट 3 सीट कम हो जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि एडिशनल जज बुला के काम चलाया जाता है। तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु अब समय आ गया है कि एक स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचा जाए। क्योंकि उस समय था, आबादी कम थी, केस कम थे, तो इसलिए काम चल जा रहा था। किंतु अब समय आ गया कि एक स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचा जाए। जो न्यायपालिका को, इस पॉइंट को लिखना जरूरी है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ, जो न्यायपालिका की सुरक्षा को एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जितने उपाय है उस उपाय को करे, और इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे, जिससे कि न्यायिक प्रधानता की तो गारंटी मिले, किंतु न्यायिक विशिष्टता की गारंटी न मिले। जैसे कि आज ही के एक खबर में आया है, 2-4 दिन पहले के खबर में, कि जो हम लोग के यहाँ चलता है एक माइलॉर्ड शब्द, इस शब्द को हटाने की मांग हो रही है। पीएमओ के जो सलाहकार टीम में है, उन्होंने ये बात को मीडिया के सामने रखा है कि माइलॉर्ड शब्द को हटाया जाए। तो यही बात कहता है कि न्यायिक प्रधानता की तो गारंटी मिले, लेकिन न्यायिक विशिष्टता की गारंटी ना मिले। तो एक बार फिर से कंक्लूजन को मैं बोल दे रहा हूं, इस कंक्लूजन को समझ लीजिए कि रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका की सतत सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक दूसरे का सहयोग के माध्यम से हो सकता है। इसलिए इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किंतु अब समय आ गया है कि स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचा जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपायों के साथ इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रधानता की गारंटी मिले, लेकिन न्यायिक विशेषता की गारंटी नहीं मिले। इसी शब्दों के साथ इस क्वेश्चन को यदि एंडिंग करिएगा तो ये जो लास्ट वर्ड मैंने दिया है, ये वर्ड अभी 2 दिन पहले के करंट क्वेश्चन के साथ ही दिया है कि न्यायिक प्रधानता की गारंटी मिले, लेकिन न्यायिक विशेषता की गारंटी ना मिले, जो कि माय लॉर्ड शब्द से निकाल करके लाया गया शब्द है। तो इस तरह से कोई भी आंसर लिखिएगा तो जब तक उसके करंट ढांचे को नहीं आप जोड़ते हैं तो वह आंसर पूरा हो जाएगा, लेकिन आप में विशिष्टता क्या नजर आएगा कि आप औरों के कॉपी से विशेष है। तो इसलिए इसको कभी भी आंसर लिखने के पहले आप एक करंट को देखने का प्रयास जरूर करें। तो यहां पर हमारा आंसर समाप्त हो गया निष्कर्ष के साथ। अब आइए हम थोड़ा सा
इस चीजों पर देख लेते हैं कि सबसे पहले अगस्ता जीएस एकेडमी में बीपीएससी मेंस का प्रज्ञान बैच आ रहा है। यह प्रज्ञान बैच ना 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 8 अक्टूबर शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ टोटल फैकल्टी का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, जिसमें कि हमारे यहाँ चीफ मेंटर तो मुकेश सर हैं ही, मुकेश तिवारी सर, जिनको आप लोग जानते हैं। और मैं यहाँ पर पॉलिटी का सेगमेंट लेकर के आपके साथ आऊंगा। सबसे बड़ी बात है इस प्रज्ञान बैच की खासियत क्या है कि जो आप लोग पढ़िएगा, जो हर जगह पढ़ते हैं उस पर तो पढ़ते ही हैं, नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो विशेष लाएंगे, आंसर राइटिंग स्किल पर फोकस करेंगे। आंसर राइटिंग स्किल का मतलब ये हो गया कि आंसर तो सब लिखते हैं, किसका कॉपी साधा जाता है, लेकिन इस बात को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विशेष उत्तर लिखे ताकि हमारा नंबर औरों से 1 नंबर अधिक हो जाए, क्योंकि वहीं एक नंबर ले जाकर के लास्ट में आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देता है। तो ये हमारे पूरे टीम है, ये फुल कोर्स का यहाँ पर फी दिया हुआ है। और आप लोग इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और ऐप डाउनलोड करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। इसको न हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे जान पहचान के भी टीचर होंगे और सबको बेहतरीन ढंग से आप जानते भी होंगे। ये पूरे के पूरे ऑनलाइन मोड में है। और जो लोग अगर आंसर राइटिंग स्किल पर चर्चा करेंगे, जिस सब्जेक्ट के होंगे उस टीचर से 1 to 1 भेज करके मिल करके आप अपने आंसर स्किल में क्या क्या सुधार करनी है, इसका आप लोग परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन के अलावा ये सुविधा है कि आप उसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, मेल पर, आपको जो चाहिए उस तरह की सुविधाएं टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो फैकल्टी है तो यहाँ पर तो मैं दिखा ही दिया। और यहाँ पर ये आपको मेंटर्स है। ये मेंटर्स लोग जिस तरह से लोग निकाले हैं, अपने एग्जाम को निकाले हैं, तो प्रीलिम्स में किस चीज़ों का सामना करना पड़ा है, मेंस में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, ये लोग आपको गाइड करते रहेंगे ऑनलाइन में आकर के ये लोग कि क्या करे और क्या छोड़े। चूंकि एक बेहतर शिक्षक वही है जो तुरंत हाल फिलहाल में तमाम परिस्थितियों को झेला है। जो लोग परिस्थिति को देखे हुए 10 साल हो गए, एक लंबा अंतराल हो गया, तो आपकी आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में अंतर कर पाने में दिक्कत होंगी। इसलिए यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम को रखा गया है ताकि आपको, ये जो लोग होंगे तत्काल गए हैं 69 बीपीएससी में सेलेक्टेड हुए हैं, तो ये आपको बताएंगे कि आखिर औरों के कॉपी से विशेष कैसे थी। और आगे चल करके हम लोग लाएंगे कि आरटीआई के माध्यम से इन सभी मेंटर्स का कॉपी निकाल करके भी आपके सामने रखेंगे कि आखिर इनमें क्या खासियत रही कि इनका कॉपी में मार्क्स ज्यादा आया और औरों के कॉपी में क्यों 1 नंबर कम आया कि वो 1 नंबर से। चूंकि आप लोग सब जानते होंगे कि सेलेक्टेड कैंडिडेट और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट में बहुत माइनर फर्क होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस बात को देख लेते हैं। अब सीधे आते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, ये आपको 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमको देखना जरूरी है, 69 बीपीएससी में है। इस क्वेश्चन को समझिए। यह क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े, देखिए थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग एरर हो गया है, पिछड़े आ गया है, पिछड़े होगा यानी कमजोर वर्ग, पिछड़े माने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी कीजिए। मतलब कि यहां पर कह रहा है कि जो अगर ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 10% रिजर्वेशन की जो मान्यता दी गई है, यह क्या तर्कसंगत है? अगर सही है तो कैसे है, सही नहीं है तो कैसे नहीं है, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसी फॉर्मेट के साथ मैं भी चलूंगा कि यहां पर देंगे कि सबसे पहले इंट्रो हो गया, उसके बाद मेन बॉडी हो गया, उसके बाद कंक्लूजन हो गया, सेम चीज पर चलेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या है, इसके लिए संवैधानिक संगतता क्या है, संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या उल्लेखना आ रही है, क्या क्या कमजोरियां आ रही है जिस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, और इसका निष्कर्ष क्या है, सरकार इसको क्यों लाने का प्रयास की है। इन तमाम बिंदुओं को अगर 100 शब्दों में रख देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 7-8 नंबर के क्वेश्चन में ना आपको 5 नंबर 6 नंबर मिल जाने चाहिए। चूंकि आप जानते होंगे कि 50% प्लस मिलता है तो नंबर मार्किंग बढ़िया माना जाता है। तो हमको 5 नहीं 6 नंबर के लिए यहाँ पर काम किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर इंट्रो की चर्चा करते हैं।
सब कोई ईडब्ल्यूएस से परिचित होगा। तो यहां पर आरक्षण की जो व्यवस्था हुई, आरक्षण की सबसे पहले जान लीजिए व्यवस्था कैसे हुई, तब इंट्रो बताएंगे। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लाई गई कि आर्थिक सॉरी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। उसमें आर्थिक शब्द की कहीं चर्चा नहीं की गई है। तो यही आर्थिक शब्द की नहीं चर्चा की गई है, तो यहां पर यही आर्थिक शब्द के रूप में जो नया वर्ड आया है, इसी पर यह तर्कसंगत है या तर्कसंगत नहीं है, इस पर चर्चा करनी है। तो आप इसको इंट्रो का शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अगर चाहते हैं बेस्ट एक इंट्रो देना, तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान करना। मैंने यहां पर वर्ड दिया है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में समान अवसर देना। हालांकि यह सुविधा एक निश्चित आय तक ही सीमित है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि यह जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वह 8 लाख तक की ही वार्षिक आय वाले को ही बन पाता है, इसके लिए सीमा है। तो ये बात को लिखना जरूरी है कि हालांकि यह सुविधा एक निश्चित आय के वर्ग के लिए ही सीमित है, ये नहीं कि इसमें बहुत पैसे वाले लोग आ सकते हैं। तो इसको एक नजर हम लिख देते हैं इंट्रो को कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित महत्वपूर्ण कदम या प्रयास जो कह लीजिए, महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य जिसका पर्पस जो है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में
में समान समान अवसर प्रदान करना है। समान अवसर प्रदान करना है। ये बात यहां पर इंट्रो क्लियर हो जाती है, लेकिन ये इंट्रो अभी अस्पष्ट है। जब तक हम इस बात को नहीं लिखते हैं कि यह सुविधा एक निश्चित आय के वर्गों तक ही सीमित है, तब तक यह इंट्रो अधूरा रह गया। आप देख लीजिए, इंट्रो में आप सब लिख दिए, लेकिन एक लाइन के चलते अभी इंट्रो कम है। बस केवल एक लाइन लिख देंगे कि यह सुविधा, हालांकि यह सुविधा एक निश्चित आय वर्ग तक ही सीमित है, तो हमारे पास इंट्रो क्लियर हो गया। क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, निश्चित आय वर्ग तक के लिए है। यही चीज आपको मांगता है, यही चीज आपको यही चीज आपसे आयोग अपेक्षा करता है कि आप कम शब्द में क्या छोड़ते हैं। क्योंकि आप तो हड़बड़ी में जो यहां पर लिखते हैं, इतना बात को लिख दिए, लेकिन एक पॉइंट मात्र इस आंसर को ना यहां पर देगा कि आधा नंबर मिलेगा कि 1.5 नंबर मिलेगा। बस यही लाइन है कि यह सुविधा एक निश्चित आय वर्ग तक ही सीमित है। हालांकि यह सुविधा एक निश्चित आय वर्ग तक ही शामिल है। एक निश्चित आय वर्ग तक ही है, शामिल नहीं करिए। एक निश्चित वर्ग आय तक, एक निश्चित आय वर्ग तक ही है। मतलब कि ये जिसको मैंने अभी बताया कि 8 लाख प्लस यदि इनकम है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो ये बात हो गया। अब मेन बॉडी में आके चर्चा करेंगे। चूंकि देखिएगा कि यही लाइन जो है ना, आपको एक लाइन है जो कि आपके आंसर को ना, हालांकि आपको आंसर को ना कमजोर या मजबूत करता है। यही चीज को देख लीजिए। मैंने यहां इंट्रो लिख दिया है, लेकिन एक लाइन से यहां पर आंसर बन गया, यही विशिष्टता है। अब देखिएगा कि यहां पर संवैधानिक संगतता, संविधान क्या कहता है। अगला पॉइंट को देखेंगे तो मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संगतता। अब संवैधानिक संगतता के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें 3-4 पॉइंट को चर्चा करेंगे, कम से कम 2-3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह जाएगा। सबसे पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 46 जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो संविधान के अनुच्छेद 46 राज्य को यह अधिकार देता है। यहां पर लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 46, या कह सकते हैं पूरा लिख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 46 इसका मेंशन करना जरूरी है। यदि ईडब्ल्यूएस की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 46 की चर्चा अगर एक शब्द भी न करे तो क्वेश्चन अधूरा हो गया। तो अनुच्छेद 46 यह राज्य को विशेष अधिकार देता है कि वह जनता के दुर्बल वर्ग, जनता के माने राज्य के दुर्बल जनता को, यानी विशेषकर एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक हितों को सावधानी से रक्षा करेगा। क्या कहता है जी, कि यहां पर ना एससी एसटी के आर्थिक हितों को सावधानी से रक्षा करेगा।
मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार देता है कि वह राज्य की पब्लिक जनता के दुर्बल वर्ग विशेषकर एससी एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को सावधानी से वह रक्षा करेगा। तो इसी भाव से देखा जाता है कि यदि आर्थिक वर्ड आ गया तो यहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात चल रही है, एक ई प्रावधान आ गया संवैधानिक संगतता में। दूसरा पॉइंट की यदि चर्चा करते हैं, इसमें अनुच्छेद 46 की चर्चा करेंगे। दूसरा है संविधान का संशोधन। आखिर कौन से संविधान को संशोधन करके इसको लाया गया? यदि ये बात को मेन बॉडी में हम नहीं लिखते हैं तब न विवाद पर क्वेश्चन आएगा जी। तो संविधान संशोधन 103, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 103। ये कब हुआ था जी? संविधान का 103वां संशोधन कब हुआ था? 2019 में। अब इस प्रोविजन को देखेंगे कि संविधान का संशोधन जो 103वां हुआ था 2019 में, यहां पर किस किस अनुच्छेद को चोट किया? तो यह अनुच्छेद जो रहा 2019 ने अनुच्छेद 15 के 6 ने, अनुच्छेद 15 के 6, 15 में क्या है जी? तो 15 में है जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता, 15 के 6। और 16 के 6 में क्या है? सरकारी नौकरी। 16 में क्या है? लोक नियोजन। और 16 के 6, 16 के 6, ये दो अनुच्छेदों का यहां पर जिक्र करना है। में जोड़ा, कौन सी जोड़ा? ईडब्ल्यूएस को जोड़ा, जो राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की शक्ति देता है। कहां पर इस आरक्षण की शक्ति को जोड़ा ईडब्ल्यूएस को? तो यहां पर देखिएगा कि ये दो पॉइंट को जोड़ा, ये 15 के 6 में और 16 के 6 में, ये दो पॉइंट को यहां पर जोड़ दिया। 15 के 6 और 16 के 6 में, 15 के 6 और 16 के 6 में जोड़ दिया कि यहां पर शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शक्ति प्रदान किया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि आरक्षण की टिप्पणी पर यहां पर आरक्षण इन लोगों को मिलना चाहिए या मिल रहा है, लेकिन अब इसकी संगतता पर विवाद कहां है? आखिर ईडब्ल्यूएस पर विवाद कहां कहां पैदा हो रहा है? क्या प्रोविजन है कि विवाद पैदा हो रहे हैं? तो अब इस प्रोविजन को संगतता पर विवाद पर चर्चा करेंगे। संगतता मतलब संगति, इसके साथ में क्या क्या विवाद, इसके साथ में क्या क्या विवाद हो रहे हैं। तो अगला पॉइंट देंगे संगतता पर विवाद, तब ना टिप्पणी पूरी होगी। तो अगला पॉइंट इसी में दे देंगे संगतता पर विवाद। हेडलाइन हो गया। अब संगतता पर विवाद कहां कहां हो रहे हैं, आखिर क्या क्या है? तो इसमें देखिएगा कि सबसे आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य, आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य। क्वेश्चन को समझ के आंसर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर कह रहा है कि आरक्षण का मेन पर्पस, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक जो पहले से हमारे यहां अवधारणा चली आ रही है कि आरक्षण जो होता है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए था, ताकि उन वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल सके जो सदियों से पिछड़े हुए हैं। लेकिन कहीं भी इसमें आर्थिक जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी आर्थिक आधार पर पिछड़े का जिक्र नहीं है। यहां पर जो संगतता पर विवाद है कि संविधान में जहां पर आरक्षण की चर्चा हुई है, शैक्षिक और सामाजिक वर्ग जो सदियों से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, उनको मुख्य धारा में लाने का इसका प्राथमिक फर्स्ट प्रोविजन रहा। लेकिन यहां पर कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लाइन क्लियर हो गया कि यहां पर शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात करता है, न कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात करता है। दूसरा है अवधारणा पिछड़ापन की या पिछड़ापन की अवधारणा। दूसरा पॉइंट पर यदि चर्चा करेंगे तो
पिछड़ापन की अवधारणा। इस मैटर पर हम क्या चर्चा करेंगे, पिछड़ापन की अवधारणा पर। तो संविधान की अवधारणा में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ापन को शामिल किया गया है, जबकि कोई अलग इकाई नहीं है कि आर्थिक पिछड़ापन की चर्चा हो। सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन की चर्चा की गई है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट में लिखिएगा कि कोई इसके लिए अलग से आर्थिक पिछड़ापन की इकाई नहीं बनी है। आर्थिक पिछड़ापन की इकाई नहीं है। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है कोई भी आर्थिक पिछड़ापन की इकाई नहीं है। कोई भी ऐसा अलग से यूनिट नहीं दिया गया है जो इकोनॉमिकल वीकर को देता है। तो कहीं ना कहीं संविधान को चुनौती के दायरे में खड़ा करता है। उसके बाद से एक और पॉइंट दीजिएगा जबरदस्त आंसर करने के लिए, इंदिरा सहनी का मामला। क्या दीजिएगा जी? इंदिरा सहनी का मामला। इंदिरा सहनी, सहनी या सहनी होगा, जो भी देख लीजिएगा। इंदिरा सहनी का मामला। अब इंदिरा सहनी का एक कोर्ट का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये भी आपको ईडब्ल्यूएस को कहीं ना कहीं कैटेगरी में खड़ा करता है। इंदिरा सहनी का मामला है, इंदिरा गांधी नहीं, सॉरी, इंदिरा सहनी का मामला है। इस मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। कब दिया जी? 1992 में, 1992, 1922 लिखा गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रिजर्वेशन जो होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। क्या दिया जी? कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा ना होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर ईडब्ल्यूएस जोड़ते हैं तब 50% प्लस 10% जुड़ जाता है, यह हो जाता है 60%, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन हो रहा है, इंदिरा गांधी सहनी के मामला का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी चाहिए तो लिख सकते हैं, न्यायिक व्याख्या। क्या लिख सकते हैं जी? न्यायिक व्याख्या। अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो 3 पॉइंट पर आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है, लेकिन यदि आपको चाहिए न्यायिक व्याख्या, आंसर यहां पर समेटा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइन यदि कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय कहा है कि आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन होना चाहिए, न कि आर्थिक पिछड़ेपन। ये न्यायिक आधार है, न्यायिक व्याख्या है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण का जो बेस है वो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन होना चाहिए, न कि आर्थिक पिछड़ेपन होना चाहिए। तो ये हमारे यहां संगतता पर यही विवाद है। विवाद के कितने पॉइंट बोले हैं? आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य, फर्स्ट पर्पस आरक्षण का क्या हो गया? प्राथमिक उद्देश्य। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहेंगे पिछड़ेपन की अवधारणा क्या है। और इस पॉइंट को तो लिखना ना भूलिएगा, इंदिरा सहनी का मामला, जो कि रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 50% प्लस नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी तो अवहेलना किया गया 10% ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। हालांकि इसको इसी में घुसा दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, तब कोई मामला खड़े नहीं होता। और न्यायिक व्याख्या कह रहा है कि न्यायालय कह रहा है कि शैक्षिक एवं सामाजिक रूप का आरक्षण की बात कही गई है संविधान में, क्योंकि संविधान का अंतिम जो है, संविधान का रक्षक किसे बनाया था? सुप्रीम कोर्ट को। वह संविधान की रक्षा करते हुए कहा कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अब चलिए हम लोग इसके साथ में, तो मैंने टोटल संगति बता दिया। अब आप लोग जानते होंगे कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन मिल भी रहा है, तब इसके कंक्लूजन को हम लोग करते हैं। अब देखिए कि सब कुछ जानने के बाद, इतने बात जानने के बाद, आपको एक स्टूडेंट होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते, आपको जिस तरह से अधिकारी बनने वाले हैं उसके नाते आपको क्या इसमें अपना कंक्लूजन करना है। इसमें कंक्लूजन में आपको अपना विचार, अपना विश्वास पेश करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक वर्गों के लिए आरक्षण संवैधानिक स्तर पर निष्कर्ष की यदि चर्चा करते हैं तो यहां लिख देते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि कलर जम नहीं रहा है, चलिए येलो कलर ले लिए। निष्कर्ष पर यदि चर्चा करते हैं तो निष्कर्ष में कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो है एक संवैधानिक विवादास्पद का मुद्दा है।
क्योंकि मैंने अभी बताया कि संविधान के कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, जबकि इसे आर्थिक असमानता को कम करने के रूप में देखा जा सकता है। यहां पर देखिएगा कि बहुत सारे जनरल वर्ग में जो आते हैं इकोनॉमिकली गरीबी के कारण नहीं बढ़ पाते, तो इसको कह सकते हैं कि विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन इस आर्थिक असमानता को दूर करने का एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। यहां संविधान आरक्षण का उद्देश्य जो है, इसके निर्देशों के साथ टकराव तो पैदा करता ही है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और संविधान का जो ढांचा है उसके साथ टकराव तो प्रदान करता ही है। आर्थिक आधार पर अगर बात की जाए आरक्षण का, ईडब्ल्यूएस के मुद्दे का, तब भले ही तर्कसंगत पर प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन आर्थिक समानता के दिशा में इसे एक प्रयास कहा जा सकता है। अंतिम वर्ड क्या बोले जी? आर्थिक समानता के दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए देश स्वतंत्र हुए आज हमारे पास 7 दशक से अधिक हो गए, 70 साल प्लस हो गए, 7 दशक से अधिक हो गए, 8 दशक में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास इस बात को आप देखते होंगे कि 7 दशक से अधिक होने के बाद भी अब यहाँ पर आर्थिक पिछड़ेपन है। चूंकि अब यहाँ पर सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षिक पिछड़ेपन की संख्या घटती जा रही है, इसलिए संभवतः आज के वर्तमान परिवेश में संविधान को जीवंत रखने के लिए यहाँ संशोधन की व्यवस्था है। क्योंकि संविधान जिंदा कैसे रहेगा, इसीलिए संशोधन की व्यवस्था है। तो इस चीज को यदि हम इस तरह से निष्कर्ष करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर में 5 से 6 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि यहां पर स्पष्ट भूमिका आ रही है और इन शब्दों के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ में एक बार फिर से बोल रहा हूं, चुनौती हो जाती है कि कम शब्दों में आप कैसे शब्द को समेटें। इसलिए आप देखिएगा कि मैं सबसे कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया हूं, कि यहां पर जितने क्वेश्चन है कम शब्दों में ही समेटने का प्रयास किया हूं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि हम लोग यहां एक प्रज्ञान बैच लॉन्च कर रहा है, बीपीएससी मेंस के ओरिएंटेड है, जो कि यहां पर सबसे बात है कि यहां पर जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा, लेकिन हम लोग का मुख्य फोकस जो रहेगा वो आपको राइटिंग स्किल पर रहेगा। चूंकि आप देखते होंगे कि राइटिंग स्किल जो है ना एक कला है, आर्ट है, उसको जानना जरूरी है कि आप क्या लिखें और क्या छोड़े, शब्दों का संकलन कैसे करें, शब्द क्या दें, और इस ढंग से बांध के निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि अपना हाथ न फंसे। यही तो आंसर लिखने की, उत्तर लिखने की कला है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो बैच आ रहा है वो प्रज्ञान बैच के नाम से आ रहा है। आप इस बैच को 8 अक्टूबर 2025 से चालू होगा, और इसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर जितने फैकल्टी लोग हैं ये सब फैकल्टी आपके सामने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मुकेश सर तो और इनरोलमेंटर्स हैं ही, मुकेश सर के अलावा मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इसके बाद से आनंद सर यहाँ पर हिस्ट्री एनिशिएंट पढ़ाएंगे। ये तमाम लोग को आपको पहचाने हुए चेहरे होंगे, और सबके कहीं ना कहीं अनुभव एक्सपीरियंस का कोई कमी है नहीं। तो इन लोगों के माध्यम से देखा जाए, लेकिन हमारी विशेषता क्या है, तो मैं बारंबार कह रहा हूं कि हमारी विशेषता है आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना। इसके लिए जो आप आंसर राइटिंग स्किल दीजिएगा उसको आप भेजिएगा, उसमें जो त्रुटियां होगी, उसमें क्या क्या सुधार चाहिए, इन चीजों पर यहाँ पर सारे फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपके साथ में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं बताया कि यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए है। जो लोग हमारे साथ में, जो लोग यहाँ पर हाल ही में नौकरी पाए, उन लोगों ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, आखिर बेहतर क्या रहा। सब आंसर लिखते हैं, लेकिन 1 नंबर पाने के लिए, बेहतर 1 नंबर लेने के लिए, सबसे अधिक 1 नंबर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस ढंग से तैयारी करें, वर्तमान परिस्थिति में जूझते हुए परिस्थिति को कैसे निकालें, इन तमाम चीज़ों पर जो चर्चा की बात हुई है। तो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम इसीलिए लाया है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।